हेलो एवरीवन, दिस इज अर्णा चौधरी एंड वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012। 2012 में ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इससे पहले भी फर्स्ट एंड सेकंड लेवल के प्रीवियस ईयर के हमने कई सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने हर एक क्वेश्चन पेपर से बेनिफिट जरूर लिया होगा, समझा होगा और आपको थोड़ा सा एस्टिमेट अपना हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आए हैं आप पहली बार तो जुड़ जाना चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं क्वेश्चन का जो नेचर होता है, सीटेट किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो देखो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां, जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं लिखते टाइम, पढ़ते टाइम, है ना। तो वो जो गलतियां करते हैं, जो त्रुटियां करते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया सोल्व करने के लिए उसमें मिस्टेक्स कर दी, तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, अगर वो गलतियां करते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या होता है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था असफल है। ठीक है, एक शिक्षक को प्रति एक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर प्रति एक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा। इस वजह से क्या है कि एक शिक्षक के लिए यह एक थकाने वाला काम हो सकता है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। हम बच्चे यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो टीचर को उस त्रुटियों को स्वयं नहीं सुधारना है, बच्चों पर ही सुधरवाना है। और अगर टीचर ये सोचने लगे कि इससे बहुत थकावट होगी, इसमें बहुत समय लगेगा, तो देखो फिर टीचर का काम ही क्या रह जाएगा, मतलब क्या है उसका स्कूल में होने का, है ना। और अगर एक टीचर होने के नाते आप ये सोचो कि चलो बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं ध्यान आप उस पर नहीं दोगे, तो ये बताइए कि आपका शिक्षण क्या प्रभावी होगा, नहीं होगा। तो जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो एक टीचर, एक अध्यापक होने के नाते इसका मतलब ये होता है, इसका कारण ये है कि शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है। ठीक है, पहली तो ये बात, क्योंकि आपको भी पता है कि सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कोई बहुत जल्दी चीजों को समझ लेता है, कोई 3 बार में भी नहीं समझ पाता है। हमारे साथ भी यही हाल होता है। ठीक है, सर पटकना पड़ता है बच्चों के साथ में। तो यह इसका मतलब यह है कि ये संकेत करता है कि शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था क्या है, किस तरीके के है, असफल है ना। यानी कि वो और नए तरीके नहीं अपना रहा हो, या फिर जो है अच्छे तरीके से नहीं समझा रहा हो, या फिर कुछ भी रीजन उसके पीछे होता है। तो ऐसा देखा भी जाता है। भले ही जैसे अब हम अपना एग्जाम्पल दें तो कई बार ये भी होता है, ये भी देखा गया कि कई तरीके से समझाने के बाद भी बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का आईक्यू लेवल ही उस तरह का नहीं है कि मतलब बच्चे को आसानी से चीजें समझ आए या फिर किसी भी तरीके से। तो 1-2% बच्चा फिर भी ऐसा रह जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवस्था असफल है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु यानी कि थीम सबसे अच्छी है। जब आप क्लास में जाओ, आप जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, इस लेवल के बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, तो वहां पर आप जैसे ही जाते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ाते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो अपने विषय का, तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है स्टार्टिंग करने का। तो मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा मित्र, प्रिय मित्र, या फिर मेरा पड़ोस। तो ये जो थीम है ये किस पर आधारित है, यानी आपको शुरुआत किससे करनी चाहिए। तो किससे करना चाहिए, मेरे परिवार से। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके से फैमिली से कनेक्ट करके चीजों को पढ़ाओगे तो बच्चे को लगेगा कि मैं विद्यालय में नहीं हूँ, मैं अपने घर में ही हूँ। तो मेरा परिवार टॉपिक कह सकते हैं, मेरा परिवार की थीम आप ले सकते हैं, है ना। कि चलो हम एक जैसे एक फैमिली है, फैमिली में ये आपके पिता, ये इस तरीके से मतलब चीजों को रिलेट करके आप पढ़ाओगे ना, तो बच्चों को फीलिंग आएगी कि हाँ हम मतलब जो है अपने विद्यालय में नहीं, अपने घर में ही, अपने परिवार में, अपने जो है उसमें है। और इस तरीके से बच्चा जो है बहुत ही ज्यादा मतलब आपसे रिलेट होकर चीजों को सीखेगा, पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, क्योंकि हम जो है फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का मोड भी, क्वेश्चन का लेवल भी फर्स्ट लेवल से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक कक्षा में।
तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण आपको निर्मित करना है एक शिक्षक होने के नाते। तो आपका काम क्या रहेगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित आपको करने चाहिए, या फिर समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानियां उनको सुनानी चाहिए, या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है कक्षा में, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अगर पॉजिटिव बनाना है तो आपको ये करना है कि आपको विभेद नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे जो होते हैं प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित आपको करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हो भाई, प्राथमिक कक्षा को पढ़ा रहे हो, उच्च कक्षा को नहीं पढ़ा रहे हो जिसमें कि आपको ये हो कि बच्चा जो है जिस लेवल का है उस लेवल की आपको चुनौती उसको देनी चाहिए, है ना। यहाँ पर तो आप प्राथमिक कक्षा को पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा कि विभेद नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य आपको सुनिश्चित करने होंगे। क्वेश्चन नंबर है 4 कि एक बच्चा जो फिल इन द ब्लैंक्स किसी बीमारी से ग्रसित है या फिर किसी जो है विकार से ग्रसित है, तो उसकी जो विशेषता है वो ये है कि जैसे उसके सामने सा वर्ड लिखा है तो वो उसको क्या है, वाज पढ़ेगा या फिर उसको जो है वाज लिखेगा, ठीक है। और न्यूक्लियर है तो उसको अनक्लियर, मतलब वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, सिमिलरिटी है दोनों में। अगर यहाँ पर मैं 21 लिख दूं तो उसको क्या है, वो 12 नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पर जो है 61 लिख दूं तो उसको जो है 16 नजर आएगा। अगर वो इसको 16 पढ़ रहा है तो लिखेगा कितना, लिखेगा भी 16, है ना। तो इस तरीके की उसको जो है विकार है। तो ये जो विशेषता होती है किसकी होती है, तो बच्चे में क्या है, डिसलेक्सिया है। लेक्सिया का मतलब उसे पठन विकार है। कैसा विकार है, उसे पठन विकार है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि पठन वैकल्य है। क्या है, पठन वैकल्य, ठीक है। ये इस तरह से ग्रसित जो बच्चा होता है, एक तरह से इसको न्यूमेरिकल डिसऑर्डर कहते हैं कि बच्चे में जो है मानसिक रूप से जो उसमें कह सकते हैं कि वो एक जो प्रतिरूपण है चीजों का वो हमेशा उल्टा बनता है उसके दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब बच्चे करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है, तो समस्या समाधान उपागम का सबसे विशेष चिन्ह इसमें क्या माना जाता है। अगर इस तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं, बच्चों को समस्या समाधान आधारित विधि पर पढ़ाते हैं, तो वो उसकी विशेषता या फिर कह सकते हैं उस उपागम का विशेष चिन्ह क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपकी, समस्या मौलिक होती है, या फिर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, या फिर समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, या फिर समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप दिया होता है। तो देखो, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बेस पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई हम क्या है कि समस्या से संबंधित बच्चों को समस्या जो कथन देंगे ना, तो उसमें क्या होता है, एक संकेत अंतर्निहित होता है। हम उन बच्चों को कुछ ना कुछ उस समस्या के थ्रू कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि जब किसी को फ्लू हो या फिर बुखार की स्थिति में हो तो उस टाइम पर क्या क्या मतलब समस्याएं आती हैं और उनका निवारण हम अपने तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उस स्थिति के आधार पर हम बच्चों को समस्या देंगे कि जैसे नाटक रूपी है उसको एक कक्षा में कराना, फिर बच्चे देखेंगे कि ये भी समस्या आती है, ये भी आती है। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं उन्हें एक मैसेज, एक संकेत तो दिया जा रहा है कि अगर ऐसी समस्या से आप कभी फ्यूचर में आपके सामने आते हैं तो आप उसका निवारण आप किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होता है अपने आप में उसकी विशेषता क्या होती है। तो शिक्षकों से वो स्वतंत्र होते हैं, या फिर स्वभाव में अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट होते हैं, या फिर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंड वो होते हैं। तो देखो, अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होता है वो, ठीक है। अपने स्वभाव में वो अंतर्मुखी नहीं बल्कि बाह्यमुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट होता है।
अगर बात करें कि वो अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्ण जो है कह पाता है, यहाँ पर क्या दे दिया, नहीं कह पाता है, बिल्कुल कह पाता है। और उसकी विशेषता ये होती है कि अपने निर्णय में वो आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि वो जानते हैं कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है और कौन सी एक्टिविटी, कौन सा तरीका मेरे लिए अच्छा होगा। तो वो इस तरीके के सेल्फ डिपेंड होकर अपने फैसले लेने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 कि इस चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित में से चरण आते हैं। चिंतन का जो जब थिंकिंग प्रोसेस एक होता है जिसे हम कहते हैं सूचना प्रक्रमण, ठीक है। तो सूचना प्रक्रमण यानी कि हम कह सकते हैं जिसे एक तरह से जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको सूचना प्रक्रमण कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में कौन से चरण आते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा कौन सा, पूर्व प्रक्रमण। सबसे पहला यहाँ पर क्या आएगा, पूर्व प्रक्रमण आएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर श्रेणीकरण, यानी कि सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण रखेंगे, उसके बाद आएगा श्रेणीकरण, हम उनको श्रेणी बनाएंगे उनकी, फिर चयन प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब चयन करेंगे, और लास्ट में आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। हमने कोई टॉपिक उठाया, ठीक है, उसमें जो है कैटेगरी फिर उसकी बनाई, उसके बाद में जो है प्रतिक्रिया, यानी कि बच्चों से हमने पढ़ाने के बाद में क्या है उसका रेस्पॉन्स देखा, बाद में क्या है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी कि उस रेस्पॉन्स के आधार पर हमने एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया। इस तरीके से इसके कुछ स्टेप होते हैं। ये मोस्टली नहीं पूछा जाता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं से भी, मतलब तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे डरने या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 8 की सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं, जब आप कुछ सीख रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ निर्योग्यताएं आती हैं, यानी कि डिसएबिलिटीज जिसे हम कह सकते हैं कि आप कैपेबल नहीं है किसी चीज को सीखने में। तो ऐसा क्यों होता है, तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं खासकर किस में पाई जाती है, तो अगर हम देखें कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में ये पाई जाती है इनकैपेबिलिटी, या फिर लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या फिर उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। तो देखो अगर सीखने संबंधी निर्योग्यताओं इनकैपेबिलिटी की हम बात करें, जब बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो किन बच्चों में ये सामान्यतः देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, कि उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ही कम है, वो जो है मंद बुद्धि का बच्चा है, 25 से कम है, या फिर जिसे कह सकते हैं कि अगर जो है 75 से डाउन है, ठीक है, तो अगर इस तरह की बुद्धि आईक्यू लेवल का बच्चा है तो उसको सीखने संबंधी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऐसा रीजन कहीं ना कहीं उनके माता पिता की आनुवंशिकता में पैतृक होने की वजह से देखा जाता है। क्योंकि आईक्यू लेवल क्या है, क्या वो वातावरण से संबंधित है या फिर जो है वो आनुवंशिकता पर आधारित होता है, तो आईक्यू लेवल तो आनुवंशिकता पर आधारित होता है, और आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है सीखने की स्पीड, ठीक है, किसी बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये इस वजह से इसको रिलेट कर दिया जाएगा किसके साथ में, पैतृक अभिभावक के साथ में, ठीक है, तो ये इससे संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका कौन है, स्टूडेंट है, तो राधिका से उसने एक प्रश्न पूछा, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। तो जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बनाने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है, यानी उसे लग रहा है कि मोहन इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करती है, उसको उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है, या फिर अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई, या फिर मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। देखो यहाँ पर क्या किया कि जब उसने लड़की से क्वेश्चन पूछा तब तो उसने अपने शब्दों को नहीं घुमाया, है ना, लड़की ने आंसर नहीं दिया तो लड़के से क्वेश्चन पूछा उसने, लेकिन जब लड़का संघर्ष कर रहा है, उससे आंसर नहीं दिया जा रहा है, तो उसने अपने शब्दों को सरल रूप में ढाल दिया और तब उससे क्वेश्चन पूछा।
है ना, ताकि वो चाह रही है कि लड़का कम से कम इसका आंसर दे। तो ऐसा करके वो क्या कर रही है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा वो दे रही है। हमारे भी टाइम में एक ऐसी टीचर थी जो हमसे मतलब लड़कियों से बड़ा चिढ़ती थी और बात बात पर उनको डांटती थी और लड़कों का फेवर, हमारे ही सामने लड़कों का फेवर करती थी। मतलब लड़के कितनी भी शर्ट के बटन खोल रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, बाल किसी भी स्टाइल में बना रहे हैं और ड्रेस में भी नहीं आ रहे हैं, बावजूद उसकी लड़की उनके फेवरेट थी। और हम जो लड़कियां हैं सीधी सिंपल एकदम, ठीक है, ड्रेस में भी है और सादा व्यवहार है, सादा जो है अपना मतलब सब रवैया है, बावजूद उसके जो है उनको लगता था कि नहीं, लड़कियां अगर लड़के लड़कियों को परेशान करते तो उसके पीछे का रीजन लड़कियां ही होती हैं। तो उनकी सोच ही मतलब इस तरह की थी। तो अगर ऐसी मतलब टीचर होती है तो उनका सीधी सी बात है वो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है ना, वो जेंडर बायस को मतलब बढ़ावा दे रही है, ऐसा सामान्य तौर पर ये माना जाता है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से रखता है सिवाय। जब हम सीखने के लिए आकलन करते हैं, यानी कि किसी बच्चों को कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, उसके बीच में क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, सीखने के लिए उनका आकलन करते हैं, जिसे कह सकते हैं कि लर्निंग फॉर असेसमेंट, ठीक है। तो सीखने के दौरान अगर हम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे सीखने के लिए आकलन कहेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम जो है इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से ध्यान रखता है सिवाय कि विद्यार्थी की क्षमता क्या है, विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है, विद्यार्थियों की त्रुटियां कहाँ पर हमें मतलब पॉइंट आउट हम करना चाहते हैं, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो जब हम सीखने के लिए आकलन करते हैं तो किस बात के अलावा सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो देखो, विद्यार्थी की आवश्यकता क्या है ये जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है ना। तो बाकी इस चीज को छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थी की क्षमता क्या है, विद्यार्थियों की त्रुटियां क्या है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली क्या है, तभी उसी आधार पर हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, है ना, कि भाई उसकी कितनी क्षमता है, किस टाइप के उसको क्वेश्चन देने चाहिए, वो कहाँ गलती करता है, उसी आधार पर क्वेश्चन हम देंगे। विद्यार्थियों की अधिगम शैली यानी कि सीखने का ढंग उनका कैसा है, उस आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, ना कि उनकी आवश्यकता क्या है, ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद ले लिया गया, है ना, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एकदम कहानी अपोजिट है ना, एकदम अपोजिट। तो एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। उनका जो आईक्यू लेवल है, अगर एक साल बाद देखा जाए तो क्या दोनों में डिफरेंस मिलेगा या फिर दोनों के आईक्यू लेवल बराबर मिलेंगे, भले ही एक जो है धनाढ्य परिवार में पल रहा हो और दूसरा जो है निर्धन परिवार में पल रहा हो। तो यहाँ पर क्या आईक्यू लेवल अलग अलग हो जाएंगे या फिर एक ही समान रहेंगे। है तो वो एक ही पिता की जो है संतान, भले ही अलग अलग उसमें पल रही हो। तो अब देखते हैं क्या इसका जो है परिणाम निकलता है, ठीक है। तो देखो, जो कि मैंने आपको बताया है, आईक्यू लेवल जो देन होती है वो होती है पैतृक। पैतृक यानी कि आनुवंशिक, हेरिडिटी पर डिपेंड होती है ना, उसका इन्वायरमेंट में कोई रोल नहीं होता, ठीक। तो अब इसके आधार पर आपको ऑप्शन ढूंढना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर हम लेते हैं सीधे तौर पर कि जैसे सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है ना, वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। अगर उसका आईक्यू लेवल जिस बच्चे का धनाढ्य में गया या फिर गरीब परिवार में रहा तो बराबर ही बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक साल बाद अगर ये धनाढ्य परिवार में पला बड़ा तो ये ज्यादा बुद्धि वाला हो जाएगा, नहीं भैया, रहेगा उतनी ही। हाँ, ये चीजें थोड़ी हाई लेवल की चीज सीख सकता है, लेकिन जो सोचने विचारने की शक्ति होगी जिस लेवल की मतलब जो इसका आईक्यू लेवल है उसी के आधार पर होगी। ऐसा नहीं कि धनी परिवार में पलने से जो है ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। ऐसा तो अगर होता तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो क्या नाम है ये चलिए नहीं, वो थोड़ा राजनीति वाला विषय हो जाएगा, ठीक है, हमारे उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर जो है सामाजिक आर्थिक स्तर का जो है बुद्धि लब्धांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक, ये इसके आधार पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म यानी कि जिसे हम फाइन बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण अगर बात करें तो कौन सा है, फाइन स्किल कौन सी होती है हमारी, लिखना होता है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ उंगलियों का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उंगलियों का यूज करते हैं, जिसमें उंगलियों अंगूठा इन सब का यूज करते हैं हम किसी भी एक्टिविटी में, तो वो हमारे फाइन स्किल्स होती है।
अगर हम जिस एक्टिविटी में पूरे शरीर का यूज हो रहा है, जैसे दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, तो वो ग्रोस स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म गतिक पूछा था, फाइन पूछा था, तो लिखना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13 की वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी इन्होंने दी है, और इन्होंने अपने जो बच्चे का विकास है उसमें समाज का रोल बताया है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत निहितार्थ है किसमें, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से कार्य देना, या फिर प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या फिर उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है। बुद्धि लब्धांक तो ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो देखो जो अपने उसमें थ्योरी में कॉन्सेप्ट देते हैं, तो कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि इनका जो मतलब इनके सिद्धांत से संबंधित इसमें कॉन्सेप्ट है वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि जिसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो इन्होंने कुछ लगभग अपने थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे कि इंटरेक्शन दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतः क्रिया कहते हैं। ठीक है, अंतः क्रिया का मतलब है कि एक तरफ स्टूडेंट एक तरफ टीचर क्या होता है कि चीजों को इंटरेक्शन करके सीखता है। टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट टीचर से पूछता है, इस तरीके से वो चीजें सीख लेते हैं। फिर दूसरा है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में ये होता है कि बच्चों को ग्रुप में बैठा दिया जाता है, बच्चे एक दूसरे से चीजें एक्टिविटी साथ में करते हैं और एक दूसरे से के सहयोग से चीजों को सीखते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी थ्योरी में बताए थे, और यहाँ पर जो पूछ लिया गया है वो सहयोगात्मक समस्या समाधान को से संबंधित पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर है 14, किशोर फिल इन द ब्लैंक्स का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, या फिर आत्मसिद्धि का भाव, या फिर जीवन के बारे में परितप्ति का भाव। तो अभी किशोर है, जीवन के बारे में अभी परितप्ति यानी कि जिसे कह सकते हैं परितृप्ति, यानी कि वो एकदम सेल्फ सेटिस्फिकेशन वाली से फीलिंग नहीं आती, अभी तो अपने जीवन में उसे बहुत कुछ करना है ना। और आत्मसिद्धि का भाव तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये तो बुढ़ापे वाली स्थिति हो गई। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव नहीं रहता है उसे, बल्कि उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके अंदर जो कह सकते हैं कि एक विशेषता किशोरों के अंदर होती है कि दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, मतलब एक तो उसे दुश्चिंता यानी कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, और दूसरा क्या है, किशोर की जो विशेषता होती है किशोर अवस्था की, वो ये होती है स्वयं से उसको सरोकार होता है, यानी कि उसको खुद से मतलब होता है, वो खुद को डेवलप करना चाहता है, खुद को एक नया अचीवमेंट दिलाना चाहता है ना, तो उसको बेचैनी रहती है एक तरह से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं तो उनको सामान्यतः क्या होता है, यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से बच्चा सक्षम है तो डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, या फिर डिसाफिया, डिस्ग्राफिया, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए डिस्ग्राफिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सक्षम नहीं भाई, असक्षम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट ये हो गया है, तो इसको कैसे करेंगे, असक्षम करेंगे, असक्षम। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड सही से हम लिख देते हैं असक्षम, इसके सामने ए लगा देते हैं। ठीक है, ये असक्षम हो जाए, शारीरिक रूप से बच्चा क्या है, असक्षम है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर डिसियाफिया लिख दिया है, डिस्ग्राफिया होगा ये, डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि अगर बच्चे को शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी है, कहीं ना कहीं बॉडी में विकार है, कि जैसे वो पेन से इसे नहीं पकड़ पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसको पेन पकड़ते टाइम क्या होता है कि पेन हिलता है ना, तो थोड़ा वाइब्रेशन उसकी बॉडी में होता है, वो पकड़ उसकी मजबूत नहीं है चीजों पर, क्योंकि वो चीजों को सही से पकड़ नहीं पाता है। ठीक, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो विकार देखा जाता है वो देखा जाता है डिस्ग्राफिया, यानी कि वो उसको लिखने में प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं, मतलब होता ही है इस तरीके से। ठीक है, तो उसको डिस्ग्राफिया से वो ग्रसित होता है, उसको लिखने या फिर जो है कुछ पिक्चराइज करने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर है 16 यहाँ पर, आंशिक पुनर्बलन। पुनर्बलन की अगर कैटेगरी देखें तो उसमें पूर्णतः पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, इस तरीके से मतलब बच्चों को दिए जाते हैं। तो जब आंशिक और सतत पुनर्बलन की अगर हम इस पे डिफरेंस करके पढ़े, तो आंशिक पुनर्बलन क्या होता है,
तो क्या ये सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है या फिर वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त तो नहीं किया जा सकता। पुनर्वलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट करना, एक तरह से मतलब पार्शियली जब हम बच्चों को रीइंफोर्समेंट करते हैं रह रहकर बीच बीच में, तो वो किस तरीके का माना जाता है कि वो पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है या फिर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बच्चों को पुनर्बलित करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, एक तरह से रिइंफोर्समेंट देते हैं, तो वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। कैसे? जैसे एक बच्चा है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, तो जैसे ही उसने एक काम किया, हमने उसको चॉकलेट टॉफी दे दी, फिर दूसरा काम किया, फिर से चॉकलेट टॉफी दे दी, तीसरा काम किया, फिर से चॉकलेट टॉफी कुछ भी दे दी, है ना। तो ये तो हुए सतत। लेकिन जब आंशिक की बात करें तो उसने एक काम किया, हमने उसको चॉकलेट टॉफी दे दी, लेकिन दूसरा काम किया तो बच्चे को लगेगा कि मैंने इस बार मुझे चॉकलेट टॉफी या फिर कुछ भी नहीं मिला है इसके बदले में, तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की, चलो अगला काम बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। फिर उसको जो है कुछ ना कुछ आपने अच्छा चॉकलेट टॉफी या फिर पैसे कुछ भी दे दिया, तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है आंशिक पुनर्बलन, जो कभी कभार बीच बीच में मतलब गैप करके दिया जाता है। ठीक। अब एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है। एक सशक्त विद्यालय है अपने आप में, और वो अपने शिक्षकों में क्या होता है कि निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे बढ़ाना चाहेगा, कि यानी कि किस स्किल पर बहुत ज्यादा मतलब काम करना चाहेगा। तो अनुशासित स्वभाव, यानी कि वो हर एक टीचर को पंक्चुअल बनाना चाहेगा, या फिर वो चाहेगा कि जो है उनकी मेमोरी बहुत अच्छी मतलब लेवल की हो जाए, या फिर परीक्षण करने की प्रवृत्ति, यानी कि जो बच्चों का टेस्ट लेते हैं उसको मतलब उस मोड को जो चेंज करे, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, या फिर उसमें कंपटीशन बढ़ाएगा। तो एक सशक्त विद्यालय का काम जो सबसे ज्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाएगा वो माना जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, यानी कि वो टीचरों में कंपटीशन बढ़ाने का काम करे कि वो टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, आपको भी पढ़ाना चाहिए, उस टीचर के सब्जेक्ट में बच्चे को इतने मार्क्स आते हैं, आपको भी ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18 कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अंतः विषय यानी कि एक विषय को दूसरे विषय का सहारा लेकर या फिर उससे कनेक्ट करके जब पढ़ाते हैं, तो इस तरीके का जो अनुदेशन होता है, इस तरीके के जो लर्निंग ट्रांसफर होता है, तो वो सर्वोत्कृष्ट, इसका लाभ क्या होता है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है। सॉरी। तो ये आपको बताना है। तो पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को ये अधिक लचीलापन की अनुमति देगा, या फिर विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने में मदद करेगा, या फिर प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों की अभिभूत होने की कम संभावना होती है, या फिर विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित ये करेगा। तो अगर ऐसा किया जाता है, ठीक है, तो उसका लाभ ये होता है कि जो भी विद्यार्थी मतलब चीजों को सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में, एक विषय को हम दूसरे विषय के साथ में कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं, तो बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर प्रदान करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो है मतलब पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और पॉलिटी में हम जो है उनको कौन से कहाँ पर किस किस, जैसे कांग्रेस का साम्राज्य हम पढ़ा रहे हैं, कांग्रेस का कब कब प्रभुत्व रहा, तो उसमें हमें जो है साथ में मैप भी बनाना पड़ेगा, मैप बनाकर स्थान भी दर्शाने पड़ेंगे। ठीक है, स्थान दर्शाने पड़ेंगे, तो स्थान के साथ साथ में हमने उन्हें भूगोल भी पढ़ा दिया ना कहीं ना कहीं पर, तो जब वो भूगोल पढ़ रहे होंगे तो भूगोल के टाइम पर उन्हें याद आएगा कि यहाँ यहाँ इन राज्य में उस टाइम पर जो है कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो इससे क्या होगा कि वो बहु संदर्भों में उनको प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ सामान्यकृत करेंगे। सामान्यकृत कर लिया ना कि एक साथ हमने उस वो मतलब वो प्रभुत्व सीखा था, जब उन्होंने वही मैप भूगोल में बनाया तो वो उनको याद आ गई वो राज्य के कहाँ कहाँ पर जो है इसमें उस टाइम पर कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो इस तरीके से वो सामान्यकरण भी हो जाता है, समझ गए। तो ये इसका फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर है 19 कि वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है।
एक जो शिक्षार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो समर्थ ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी दक्षता को यानी अपने परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास या फिर निपुणता अभिविन्यास। तो देखो, अगर एक बच्चा ऐसा सोच रहा है तो सीधी सी बात है, उसका जो निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस करने का जो तरीका है ना, तो वो निष्पादन उपागम अभिविन्यास का मतलब यही है कि इस तरीके से चीजों को सोचना कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाए, मेरी स्किल बहुत अच्छी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो दक्षता है, वो काम करने की जो दक्षता है, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहता है, उसके निष्पादन को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास, इसको हम इससे संबंध में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षक फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा निम्नलिखित सभी को करते समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए जिम्मेदार बना सकता है। समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षक है, यानी वो किस काम के अलावा, यानी उसको ना करके अगर बाकी चीजों को देखे तो समस्या समाधान को जो है विद्यार्थियों के लिए वो मजेदार बना सकता है। तो देखो, अगर किसी भी शिक्षक किसी भी मतलब टीचिंग एक्टिविटी को अगर हमें बहुत अच्छा बनाना है, तो हमें क्या करना होगा कि सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने होंगे। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा हम करें, मुक्त अंत वाली सामग्री उसे उपलब्ध कराएं या फिर मुक्त खेल के लिए समय दे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मतलब इसमें पूछा है किसके अलावा, ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो जब विद्यार्थी श्रम के कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो हम उससे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर बच्चा अपने आप में ही परिपूर्ण है तो टीचर की आवश्यकता कहाँ रहेगी? फिर टीचर का भी तो कुछ ना कुछ रोल होता है, क्योंकि एक बच्चे से हम परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं रखते, बच्चा कहीं ना कहीं कमी छोड़ेगा तो वहां पर टीचर का रोल आ जाता है ना। बाकी जो भी मतलब यहाँ पर ऑप्शन है, वो समस्या समाधान के लिए बच्चे को जो समस्या समाधान एक्टिविटी है उसको मजेदार बनाता है। एक तो सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा यहाँ पर मुक्त खेल के लिए समय देना। तो ये सभी जो है उसकी सृजनात्मकता को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21 कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाषा में अर्थ की पूछी है। अगर सबसे नॉर्मली भाषा में सबसे छोटी इकाई पूछ ले तब आंसर क्या होगा? अगर भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछ ले तब क्या होगा? अगर भाषा में सिर्फ और सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो स्वनिम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अर्थ की सबसे छोटी इकाई पूछी है तो रूपिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपिम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22 कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो गार्डनर की थ्योरी से है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो है विविधता पर ध्यान दिया जाता है, विविधता को शामिल किया जाता है। तो इसमें किसके अलावा बाकी तीन ऑप्शन इसमें सम्मिलित रहेंगे। तो अगर हम बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत की, ठीक है, तो इसके अलावा यानी कि बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है, समाधान के लिए किया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी के सभी इसमें निहितार्थ है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। इसमें संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बाकी सारे जो है ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, बाकी इसमें जो है ये सभी बहुबुद्धि सिद्धांत के साथ में जाएंगे, लेकिन बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है, समाधान के लिए किया जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? अगर सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है तो वो कौन सा है? निम्नलिखित में से सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेटेड करता है तो वो कौन सा तरीका है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या फिर बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति। देखो, ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या फिर बाह्य कारक। अगर सीखने के लिए अभिप्रेरित करने की बात आ रही है और सबसे ज्यादा कौन सा करता है, तो फिर वो करता है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि।
व्यक्तिगत संतुष्टि, ये सबसे ज्यादा इससे बच्चा मोटिवेटेड होता है कि जब तक उसे सेटिस्फिकेशन ना मिले, सेल्फ सेटिस्फिकेशन ना मिले, वो चीजों को सीखता रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः निष्पादन से संबंधित है। बुद्धि लब्धांक यानी कि जो IQ लेवल होता है वो सामान्यतः निष्पादन से संबंधित होता है, उच्च, मध्यम, कम से कम या फिर पूर्ण। तो बुद्धि लब्धांक की अगर बात करें तो वो क्या होता है कि निष्पादन से संबंधित है, किससे? उच्च। क्योंकि जो IQ लेवल की बात करते हैं हम, तो हमें जो निष्पादन चाहिए होता है वो कम से कम ये होता है कि बच्चे का हाईएस्ट क्या रहेगा, तो उच्च निष्पादन से संबंधित वो होता है। क्वेश्चन नंबर है 25 कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? अगर हम IQ का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? IQ इज इक्वल टू MA यानी मानसिक आयु अपॉन CA यानी कि शारीरिक आयु इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? एक तो 16 वर्ष यानी कि उसकी जो है क्रोनिकल एज दे दी गई है, शारीरिक आयु दे दी गई है। ठीक है, और वो क्या है कि उसका यहाँ पर बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक है, यानी कि उसका IQ हमारे सामने है। ठीक है, तो अब बतानी है उसकी मानसिक आयु, यानी कि ये वाली हमें निकालनी है। तो अगर हम उसका IQ रखें यहाँ पर 75 है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? उसका मानसिक आयु निकालनी है। मानसिक आयु में हम x रखेंगे और जो है उसका क्या दे दिया है यहाँ पर? क्रोनिकल एज यानी कि शारीरिक आयु दे दी है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 इंटू 16 हो जाएगा यहाँ से, ये इस तरीके से। और क्रोनिकल एज जो कि हमारे पास नहीं है अभी, वो निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम निकालेंगे इसको 4 चुक 16, 25 चुक्का 100, इस तरीके से। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। ठीक है, 25 से 75 से इसको काट दिया, अब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 तिया 12, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो बच्चे की जो मानसिक आयु है वो कितनी है? 12 वर्ष है, क्योंकि मानसिक आयु ही तो पूछी थी। ठीक है, 12 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर पूछेंगे 26, यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यानी कि एक ऐसा विवरण जो उसके क्रम से एक्टिविटी के लिए जो बनाई जाती है एक फाइल। तो पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय हमें किसकी जरूरत होनी चाहिए? अगर बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो की, तो अगर हम उसका विवरण इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो तब हमें क्या है, किस चीजों की आवश्यकता होती है? तो देखो, हमें क्या है कि सामग्री का चयन करते समय किसकी? विद्यार्थी की तो लेंगे या फिर शिक्षक की लेंगे? तो विद्यार्थी की लेंगे। विद्यार्थी की समावेशन का जरूरत होता है, समावेशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में क्या है, अगर हम उसका कोई भी विवरण, कोई डिटेल, जैसे कि पुलिस की इंक्वायरी करती है, एक फाइल बनाती है अपराधी की, ठीक उसी तरीके से बच्चे की बनाई जाती है एक फाइल कि कब कब क्या एक्टिविटी में कैसा इसका रेस्पॉन्स रहा है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सफल समावेशन निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है सिवाय? जब सफल समावेशन यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है पूर्णतः क्लास में जो है अपना रेस्पॉन्स करे, एक्टिव रहे, बच्चा घुल मिल जाए क्लास में, 100% अपना दे, तो सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है सिवाय? संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी या फिर क्षमता संवर्धन। तो देखो, हम मिलाने की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? मिलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ना कि पृथक यानी कि अलग करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो पृथक्करण में तो बच्चे बट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन हम तो समावेशन चाहते हैं कि बच्चा एक दूसरे के साथ में समावेश होकर सीखे। ठीक है, तो संवेदनशील बनाना, अभिभावकों की भागीदारी भी इसमें आ जाएगी समावेशन में, क्षमता संवर्धन भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएंगी। अब बात करें किसकी? 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? विद्यालय में लिंग भेदभाव यानी कि बच्चों के बीच में हम जेंडर वेरिएशन जो करते हैं, जेंडर बायस जो करते हैं, अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम तरीका यहाँ पर क्या होगा? या तो शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान हम ले, या फिर पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में हम भर्ती करें, या फिर लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाएं, या फिर संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करें। तो सीधी सी बात है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि भाई सर्वोत्तम तरीका भेदभाव से बचने का हम अपना रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट रहेगा?
तो देखो, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान हमें लेना होगा। यानी विद्यालय में क्या होता है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव होता है ना। तो किसको लेकर? बच्चों को लेकर। तो शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान लेना होगा। यानी कि हमें आधार निकालने होंगे कि किस किस आधार पर जो है बच्चों के या फिर बच्चियों के साथ में जो है जेंडर बास किया जाता है। तो उन पर जो है कहीं ना कहीं फिर ग्रुप एक्टिविटी कराई जाएंगी, चर्चाएं कराई जाएंगी, है ना, जिस वजह से क्या होगा कि भेदभाव से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पूछ रहा है आपसे कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में, सह शैक्षणिक क्षेत्र यानी कि जो एक्टिविटी खिलाने कुदाने की हम बच्चों को करते हैं तो पढ़ाने के अलावा, है ना, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों यानी कि जो पढ़ाई कक्षा में बच्चों को कराते हैं, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यानी कि अगर हम कुछ एक्टिविटी अदर बाहर करा रहे हैं तो उसके आधार पर बच्चों को जो कक्षा में सिखाते हैं हम उसी शैक्षणिक जो शैक्षणिक यानी कि बाहर जो एक्टिविटी करा रहे हैं खेलने कुदाने की, उसी में पढ़ाई वाली चीजें सिखा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल सिखा सकते हैं। तो किस प्रकार से? तो यहाँ पर यही पूछा है कि किस प्रकार से सिखा सकते हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे किस प्रकार का मतलब लाभ होता है, क्या मतलब फायदा उससे होगा। तो ऐसा करने से यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करेगा, या फिर यह व्यक्ति की विभिन्नता को संतुष्ट करेगा, या फिर यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करेगा, या फिर यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करेगा। नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ ये फायदा होगा कि यह व्यक्ति की विभिन्नताओं को संतुष्ट करेगा। कैसे? जैसे सेक्शन यानी कक्षा में कुछ कोई बच्चा ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, हो सकता है कि वो खेलकूद में बहुत अच्छा हो, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चा यहाँ पर पढ़ाई में एक दूसरे बच्चे से अलग था, वही बच्चा यहाँ पर जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति की विभिन्नता संतुष्ट होगी कि जो बच्चा पढ़ाई के बोर्ड के माध्यम से नहीं सीख पाया वो खेल के माध्यम से सीख गया, है ना। तो बराबर हो गए दोनों, व्यक्ति की विभिन्नता संतुष्ट हो गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। अगर बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में अनुपस्थित है, ठीक है, तो नियमित उपस्थिति हम चाहते हैं बच्चों की, तो इस तरह की कौन सी हमें एक्टिविटी बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। तो क्या रहेगी? आवासीय विद्यालय खोलना। तो हम उपस्थिति चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो बच्चों को जो है इस तरह की मतलब आवासीय विद्यालय खोलने पड़ेंगे जिसमें बच्चा पढ़े भी वहीं, पढ़ाई भी वहीं करे और रहे भी वहीं। तो उसको पर डे फिर क्लास में आना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरह के विद्यालय होने चाहिए जिसमें कह सकते हैं कि वो जो है हॉस्टल टाइप हो, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ मतलब उपस्थिति 100% रहेगी, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। अपना स्कोर जरूर शेयर करें और क्या कैसी तैयारी चल रही है ये भी जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, बाकी लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।